नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th के ज्योग्राफी से पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। तो जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत में जितने भी उपलब्ध संसाधन है और उसका उपयोग, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर संसाधन क्या है और संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन किसे हम कहेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो संसाधन क्या है? देखिए, इस प्रकृति में इस पृथ्वी पे या यूं कहे जैव मंडल में जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या यूं कह ले तो अपने सुख सुविधा की पूर्ति के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। तो ये यहां लिखा हुआ भी है कि प्रकृति की वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जिनका उपयोग हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी सुख सुविधा की पूर्ति के लिए करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको ये संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो भौतिक होंगे नहीं तो जैविक होंगे। या तो भौतिक हो सकते हैं, ये संसाधन भौतिक हो सकते हैं या जैविक हो सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक में क्या क्या आएगा? तो भौतिक में आ जाएगा जैसे आपको भूमि, मृदा, जल, खनिज, ठीक ना, जल, खनिज तक, ठीक ना, ये क्या हो जाएंगे? ये भौतिक संसाधन हो जाएंगे। और जैविक संसाधन कहने का मतलब क्या कि जो सजीव हो, ठीक ना, जो सजीव हो यानी सजीव के सारे लक्षण जिसमें उपलब्ध हो, ठीक ना, वो सारे हो जाएंगे जैविक। जैसे वनस्पति, जीव जंतु, उसके बाद मानव, ये सारे क्या हो गए? ये सारे जैविक संसाधन हो गए। ठीक ना, तो भौतिक और जैविक आप समझ चुके होंगे कि भौतिक संसाधन कौन? भूमि, मृदा, जल, खनिज। जैविक संसाधन कौन? जिसमें आपको सजीव होने का सारा लक्षण हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे जैविक संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि मानव एक संसाधन के रूप में, तो अभी हमने जाना कि भूमि भी संसाधन है, मृदा भी संसाधन है, जल भी संसाधन है, खनिज भी संसाधन है, ये सारे संसाधन है। ठीक ना, लेकिन मानव खुद संसाधन कैसे हो सकता है? तो देखिए, समझिए इस चीज को कि मानव संसाधन कैसे हो सकता है। कि जैसे मानिए मैं शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए मैं यूजफुल हूं, आपके लिए मैं उपयोगी हूं, तो मैं क्या हो गया? मैं आपके लिए संसाधन हो गया। उसी प्रकार एक जो मजदूर होता है वो दूसरे के घरों में जाके काम करता है, तो उसका घर बनता है, तो वो उसके लिए यूजफुल हो गया। ठीक ना, तो वो क्या हो गया? वो संसाधन हो गया। एक मजदूर दूसरे के खेतों में जाके काम करता है, उसके खेती के काम में मदद करता है, तो वो मजदूर क्या हो गया? उसके लिए संसाधन हो गया। एक सरकारी कर्मी या कोई कर्मी किसी ऑफिस में काम करता है, तो वो उसके लिए संसाधन हो गया। यानी मानव जो है ना, खुद अपने आप में एक संसाधन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता है। सही बात है कि जो मानव जो है ना, सभी प्रकार के संसाधन का निर्माता है। ये क्यों है? देखिए, कहने का मतलब कि जो भी संसाधन आज हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि जो आज उससे था, वो बहुत हजारों सालों वर्षों पहले वो संसाधन थे, वो चीज, वे पदार्थ, वे वस्तु थे, लेकिन उसका यूज जब तक हमने नहीं शुरू किया था तब तक वो संसाधन नहीं था। कहने का मतलब कि मैं मान लूं कि जैसे छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड का हिस्सा है, आज वो खनिज का बहुत बड़ा भंडार है वहां पे। ठीक ना, तो ऐसा थोड़े कि जो वो 1 साल 2 साल में वो भंडार बना है, नहीं, 1000 2000 5000 साल पहले की प्रक्रिया होती है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद जाकर वो खनिज का भंडार बनता है। ठीक ना, पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। लेकिन जब तक हमने तकनीक के सहारे उसको उपयोग नहीं किया, तब तक वो संसाधन नहीं था।
यानी कहने का मतलब कि जैसे एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे कोई अगर जलप्रपात है तो जलप्रपात वो तो बहुत बहुत पहले से था, हजारों सालों पहले से वो उपलब्ध था, लेकिन जब तक हमने उस पे जल विद्युत प्रणाली का, लेकिन जल विद्युत जल से हम लोग विद्युत उत्पादन नहीं करने लगे तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। कोयला जो हमने निकाला जमीन के अंदर से, तो उससे हमने क्या विद्युत का उत्पादन शुरू किया, तो वो हमारे लिए संसाधन बना। उससे पहले वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। तो कहने का मतलब जब तक किसी वस्तु का हम उपयोग अपने यूज में नहीं लाते हैं, अपने उपयोग में नहीं लाते हैं, तब तक वो संसाधन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो सारे संसाधनों का निर्माता कौन है? खुद मनुष्य है, क्योंकि हमने ही उसको अपने तकनीक के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे, अपने बुद्धि के सहारे, अपने विवेक के सहारे उसको क्या किया? इस्तेमाल करना सीखा कि जे कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो हमने संसाधन खुद क्या किया? निर्माण करा। ठीक है, चाहे वो भौतिक रूप से जो संसाधन उपलब्ध है प्रकृति में, चाहे वो जैविक रूप से संसाधन उपलब्ध है, उन सभी को हमने ही यूटिलाइज किया। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा तो बहुत पहले से है ना, लेकिन सौर ऊर्जा से हमने बिजली उत्पादन का काम शुरू किया, तो ये उसका यूटिलाइजेशन हमने किया ना, तो वो सौर ऊर्जा से हम लोग जो बिजली उत्पादन करते हैं, या सोलर कुकर से हम लोग जो खाना बना लेते हैं, तो वो किसके बदौलत? हमने खुद उसका उपयोग किया था, तो हम क्या है? उसके निर्माता हुए ना। तो इस प्रकार ये आप समझ चुके होंगे कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माता है, या यूं कह लें इसको कि संसाधन के रूप में किसी भी पदार्थ का अस्तित्व जो है ना, उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। क्या है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता पे ही निर्भर करता है, कि जब तक उस संसाधन का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। ठीक है, इसको इसके सहारे, इस चित्र के सहारे, हम लोग मैप के सहारे समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो भौतिक रूप से हो या जैविक रूप से हो, ठीक ना, तो उसको हम किसके सहारे यूज में लाते हैं, किसके सहारे उपयोग में लाते हैं? तो तकनीक के सहारे हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो तकनीक कहां से आता है? तकनीक आता है संस्था से, इंस्टीट्यूशन से। ठीक ना, तो इन सबों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? मानव खुद है। मानव खुद तकनीक का इस्तेमाल करता है, बनाता है संस्था के थ्रू, और वो प्रकृति से जो भी सामान उपलब्ध होते हैं, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु उपलब्ध होते हैं, उसको तकनीक के सहारे अपने उपयोग में ला लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मानव जो है ना निर्माता हो गया। किसका? संसाधन का निर्माता हो गया मानव। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए कुल 5 वर्गीकरण है संसाधन को, हमने 5 वर्गीकरण कर दिया, 5 प्रकार के वर्गीकरण में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक ना, तो देखिएगा मैं इसको समझाता हूं कि पहला है उपलब्धता के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है? पहला है उपलब्धता के आधार पर, यानी इस धरती पे, इस जैव मंडल में जो संसाधन उपलब्ध है उसकी बात हम करेंगे। ठीक ना, तो वो किस प्रकार से उपलब्ध है? या तो वो प्राकृतिक है, या तो वो मानवकृत है, या तो वो प्राकृतिक है या तो मानवकृत है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? यानी जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है, जिसके लिए हमने कोई प्रकृति को पैसा नहीं दिया, मूल्य नहीं दिया, वो सारे क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। यानी प्रकृति से हमें फ्री में मिल गया, प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें फ्री में जो संसाधन दे दिया, जो वस्तुएं दे दी, और जिसका उपयोग हम संसाधन के रूप में आज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है, जैसे क्या हो गया? भूमि हमने बनाया नहीं, बनाया, ये प्रकृति से हमको मिला। मृदा, मिट्टी, जल, खनिज, वनस्पति, ये सारे क्या हो गए? हम खुद, ये सारे क्या हो गए? प्रकृति से हमें मिले हैं। ठीक ना, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना, उसके बाद मानवकृत। मानवकृत संसाधन क्या है? इसको समझिएगा कि मानवकृत संसाधन क्या है, यानी जो वस्तु हमें प्रकृति से मिला और उसको हमने तकनीक के सहारे कुछ मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद उसको हमने उपयोग में लिया। ठीक ना, तो वो क्या हो गया? मानवकृत संसाधन। जैसे ये घर है, ठीक ना,
तो घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, पत्थर की जरूरत होती है। तो ये सारे चीज हमें कहां से मिलते हैं? ईंट मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी कहां से मिलता है? मिट्टी हमें प्रकृति से मिलेगा, ठीक है। स्टोन पत्थर कहां से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा, ठीक है। तो रोड, सड़क, घर, ये सारे चीज जो हमने बनाया वो सारे क्या हो गए? मानवकृत संसाधन हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे तो उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। उपलब्ध, देखिए जैसे उपलब्ध दो प्रकार से, प्राकृतिक रूप से होगा चाहे मानवकृत रूप से उपलब्ध होगा हमको, ठीक ना। और उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति या तो जैविक होगा ना तो अजैविक होगा, जैविक होगा नहीं तो अजैविक होगा। तो सबसे पहले इस जैविक संसाधन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो जैविक संसाधन कौन? यानी इस जीवमंडल में या जैवमंडल में कह लें, इस जैवमंडल में जो भी पदार्थ उपलब्ध है ना या वस्तु उपलब्ध है उसको हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे। जैवमंडल से क्या तात्पर्य है कि जैवमंडल यानी जैवमंडल मतलब कहने का मतलब क्या है? यानी जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सारे हो गए क्या? वो हो गए जैविक संसाधन, ठीक है। उसके बाद अजैविक। इस जैविक में हमने ऊपर भी बताया आपको कि जैविक में सजीव के गुण होते हैं, यानी जो भी सजीव चीजें हैं, जैसे आपको क्या हो गया? वनस्पति, यानी पेड़ पौधे सजीव होते हैं, तो वनस्पति क्या हो गया? वो जैविक संसाधन हो गया, ठीक है। मछली यानी जलीय जीव क्या हो गया? उनमें भी वो भी सजीव है, तो वो भी क्या हो गया? जैविक संसाधन हो गया। उसके बाद मानव, हम लोग खुद, वो क्या हो गए? सजीव हो गए, तो वो जैविक संसाधन हो गया, ठीक ना। और अजैविक यानी जिसमें पूरा निर्जीव का गुण हो, सजीव का एक भी गुण ना हो, निर्जीव का गुण हो, ठीक ना। सजीव निर्जीव तो आप लोग जानते होंगे। तो निर्जीव का गुण हो वो सारे क्या हो जाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे, ठीक है ना। क्या? जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सारे हो जाएंगे आपको अजैविक संसाधन। चलिए आशा है क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन, जैविक और अजैविक समझ में आ गया होगा। चलिए ये 5 आपको याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। बस इन चीजों को आप समझते चलिए, ठीक है। और नीचे स्क्रीन पे आपको इसका डिफिनेशन मैं जो बोल रहा हूं वो आता चलेगा, वहां से आप लोग देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब कहता है उपयोगिता के आधार पर, यानी यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पे, यानी ठीक ना, या पुनः प्राप्ति के आधार पे, ठीक है। तो ये दो है, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः स्थापित कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपको नवीकरणीय संसाधन। यानी कहने का मतलब वे संसाधन जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः फिर क्या कर ले? उपयोग में ला ले, वो क्या हो जाएगा? वो नवीकरणीय। नाम से ही क्लियर हो गया ना, नवीकरणीय यानी फिर से उसको क्या कर दे? नवीन बना दे, नया बना दे, रिसाइकल करके, या जिस प्रकार भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से या यांत्रिक रूप से, यानी किसी प्रकार से हम फिर से उसको क्या कर ले? नया बना दे, नवीन बना दे। तो नवीकरणीय, नवीन बना दे, तो वो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा, यानी जो सौर ऊर्जा आज हमने प्राप्त कर ली तो ऐसा थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर वो कल क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। जल विद्युत, जल, वायु ऊर्जा, ठीक ना, पवन ऊर्जा, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। यानी इसका फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर से बना सकते हैं, दोबारा पुनः स्थापित कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलिए अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन का क्या है? ये संसाधन वो है कि जिसका
हम दोबारा क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसको बना नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जो एक बार हम जो पेट्रोलियम निकाल लेते हैं जमीन के अंदर से, ठीक है, या खनिज पदार्थ निकाल लेते हैं, तो वो दोबारा इतनी जल्दी बनने को संभव नहीं है। जब एक बार पेट्रोल हमने क्या किया, गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में से जला दिया, तो वो धुआं बन गया, वो दोबारा हम उसको नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय, यानी जिसको फिर से दोबारा क्या नहीं किया जा सके, नया रूप नहीं दिया जा सके, नवीन नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या हो जाएगा, एक निजी हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। यानी निजी संसाधन वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक है हमारे पास हो। जैसे मैं इस बोर्ड का मालिक हूं, तो ये बोर्ड मेरे लिए संसाधन है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। ये बोर्ड मेरा है, तो मेरा है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, मेरा निजी है ना, तो मेरा निजी स्वामित्व है ना, तो स्वामित्व के आधार पर ये क्या हो गया, ये बोर्ड मेरा है, तो ये मेरे लिए संसाधन है, ठीक है। उस प्रकार मेरा घर जो है ना, मेरे जमीन जायदाद जो है, खेत है, खलिहान है, वो सारे क्या हो गया, अगर मेरा निजी है तो वो निजी स्वामित्व पर होगा, वो निजी मेरा संसाधन है, ठीक है। उसी प्रकार सामुदायिक संसाधन क्या, कि जैसे मंदिर, मस्जिद, यानी वो पूरे गांव के लिए एक मंदिर होता है ना, पूरे गांव के लिए या पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मंदिर है, मान लीजिए, चाहे मस्जिद है, तो उसमें सभी लोग जाते हैं, तो वो सामुदायिक हो गया। जैसे पोखरा, ठीक है, उसके बाद प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, ठीक है, उसके बाद गार्डन, तो ये सारे क्या हो गए, सामुदायिक। यानी बड़े बड़े जब शहरों में हम जाएंगे किसी अपार्टमेंट में, तो वहां पे सबों के लिए, यानी जितने लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, उसके लिए वहां पे स्विमिंग पूल बनवा दिया जाता है, ठीक है, प्लेग्राउंड बना दिया जाता है, गार्डन बना दिया जाता है, तो सभी के यूज के लिए है। तो यानी वो जो संसाधन है वो क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन है, वो क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन है, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन की। तो राष्ट्रीय संसाधन में ये दोनों आ जाएंगे, यानी निजी भी आ जाएगा और सामुदायिक भी आ जाएगा। यानी जो भी एक देश के अंदर, यानी भारत देश के अंदर जितने भी संसाधन है, ठीक है, जितने भी संसाधन है, वह सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए जब सरकार सड़क बनाती है, तो जिस रास्ते से, जिधर से वो सड़क बनाती है, उधर से किसी का भी अगर जमीन पड़ जाता है, तो सरकार आसानी से उसको क्या कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है। कोई उसमें कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि इस देश की जो भी संपत्ति है, चाहे वो निजी स्वामित्व की, निजी हो चाहे सामुदायिक हो, वो सारी की सारी राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक ना, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज आपको देखना क्या है कि जैसे ये तो जमीन हो गया, उसके बाद अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, एक तरफ आपको अरब है, अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो अभी तो हमने बात की इसकी, यानी इस जमीन की बात कर रहे थे, तो इसके बाद तो पूरा समुद्र समुद्र है ना, इधर पूरा पानी पानी है, इधर पानी पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ठीक है। तो देखिएगा यहां, यानी इस समुद्र तट से 200 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये पूछता है प्रश्न, सीधे पूछ देता है, ठीक ना। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। याद क्या करना है कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक समुद्र में, ठीक है ना, तो वो किसी देश का क्या होता है, वो इसका राष्ट्रीय संपत्ति होता है। यानी भारत देश की मैं बात करूं, तो भारत देश के जो समुद्र तट है, समुद्र तट से 200 किलोमीटर आगे तक जो भी उसमें जलीय जीव, यानी उस समुद्र में जो भी हो, चाहे मछली हो या किसी प्रकार की संपत्ति हो, उस पे केवल और केवल भारत का हक होगा, दूसरा का हक नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति की। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, अब देखिए ये भारत है। अब समुद्र में 200 किलोमीटर तक, यानी ये कह लीजिए जैसे मैं इस तरह समझिए इसको कि मान लीजिए ये विश्व है, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि आपको मात्र 29%, कितना 29% हिस्सा पे ही स्थल है, बाकी 71% पे क्या है, पानी है। 71% पे पानी है, ये आप सभी जानते हैं। तो 29% किसी ना किसी देश के हिस्से में है, तो उस पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व की बात नहीं आएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व की बात नहीं आएगी, लेकिन जल में आएगी, ठीक ना। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं कि इस जैसे भारत की मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत के समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक ये तो राष्ट्रीय संपत्ति होगी, ये तो राष्ट्रीय संपत्ति होगी। लेकिन इस 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होगा, मान लीजिए कोई देश यहां भी है, कोई देश यहां भी है, तो ये पूरा बीच में पानी है, पूरा बीच में जल है, पानी है। इधर मैं इधर बताता हूं, इधर देखिए, मान लीजिए ये कोई देश है और ये भारत है, ये कोई भारत है मान लीजिए, ठीक है। तो इधर से 200 किलोमीटर, इधर से 200 किलोमीटर और फिर इधर से 200 किलोमीटर, तो इधर से जल में 200 किलोमीटर इस देश का राष्ट्रीय संपत्ति होगा और इधर से 200 किलोमीटर इस देश का राष्ट्रीय संपत्ति होगा। लेकिन जो बीच का एरिया होगा वही होगा क्या, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी उस एरिया के जितने भी संसाधन होंगे उस पे स्वामित्व किसका होगा, उस पे स्वामित्व होगा अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन का। जैसे आपको भी है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सबों का हक उस पे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कहता है विकास के स्तर के आधार पे, ठीक ना। अभी तक हमने क्या जाना कि उपलब्धता के आधार पर, यानी जो भी चीज उपलब्ध है वो प्राकृतिक रूप से या तो उपलब्ध है या तो मानवकृत रूप से उपलब्ध है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमने जाना कि जो उस चीज की जो उत्पत्ति हुई वो दो प्रकार से हुई, या तो जैविक रूप से हुई या अजैविक रूप से हुई, ठीक ना, जैविक रूप से या अजैविक रूप से। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, यानी जो उसका हमने उपयोग किया वो कैसे करते हैं, यानी एक होता है नवीकरणीय, यानी जिसका हमने उपयोग किया फिर पुनः उसको रिसाइकल करके क्या कर दिया, किसी रूप से, या भौतिक रूप से या यांत्रिक रूप से या रासायनिक रूप से, किसी रूप से हमने पुनः उसको स्थापित कर लिया और फिर दोबारा उसको यूज किया, वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी एक बार जो यूज कर लिया उसके बाद दोबारा कम समय में हमारे पास दोबारा वो बनने जाने वाला नहीं है, वो हो गया आपको अनवीकरणीय। निजी, अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। निजी यानी खुद का मेरा हो वो निजी, समुदाय यानी पूरे गांव समाज का हो, ठीक ना, वो क्या हो गया समुदाय। राष्ट्रीय यानी किसी एक देश का हो, अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसका हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे संभाव्य संसाधन क्या है। तो देखिए संभावित संसाधन वे हैं, ठीक ना, वो क्या है, मौजूद तो है लेकिन क्या कहें कि मौजूद तो है लेकिन बहुत कठिनाई है, टेक्नोलॉजी भी है, मौजूद भी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसका खनन करने में, उसको निकालने में, उसको उपयोग में लाने के लिए वो बहुत मेहनत करना पड़ता है, या कठिनाई है या महंगा पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, वो संभाव्य है। जैसे मैं बात करूं हिमालयी क्षेत्र में, यानी हिमालय के क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ की प्रचुरता है, यानी हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ है, लेकिन हिमालय को खोदने में, उसके गहराई से उस खनिज को निकालने में, ठीक ना,
निकालते निकालते वो बहुत महंगा हो जाएगा, इतना ना ज्यादा उस पर लेबर कॉस्ट या टेक्नोलॉजी उसमें लगेगा कि जो इतना महंगा हो जाएगा कि जब हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या हो गया, वो संभाव्य हो गया। जैसे मैं एक और बात करूं, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पे सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रचुर साधन है, ठीक ना, प्रचुरता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। गुजरात में पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, यानी पवन ऊर्जा वहां से बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो सकता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया, संभावी संसाधन हो गया, यानी उसकी संभावना है लेकिन अभी उसको उत्पादन करने में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लग रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो गया, संभावी संसाधन हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम विकसित संसाधन की। तो विकसित संसाधन क्या है कि जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता का भी निर्धारण किया जा चुका है। ठीक है, निर्धारण किया जा चुका है, वो सारे क्या हो गए, वो सारे विकसित संसाधन हो गए, वो सारे क्या हो गए, विकसित संसाधन हो गए। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग भंडार की। तो देखिए, संभाव्य और विकसित इन दोनों को मिला दीजिएगा ना, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भंडार। यानी ये क्या है, ये अब हमारे पास उपलब्ध है, ठीक ना, ये हमारे पास उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी सक्षम है, लेकिन हमारे पास क्या है, कुछ तकनीक की कमी है जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए भंडार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संचित संसाधन की। तो संचित संसाधन क्या है, तो इस भंडार की मैं बात करूं, भंडार को आपने समझ लिया। तो संचित संसाधन की मैं बात करूं तो भंडार संसाधन के ही यह क्या है, अंश है। भंडार संसाधन का ही क्या है, यह अंश है जो कि भविष्य के लिए संरक्षित करके रखा गया है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संचित भंडार। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं संसाधन नियोजन को। तो संसाधन नियोजन को समझने के लिए आप सबसे पहले नियोजन को समझ लें। नियोजन को यदि आप समझ लेते हैं तो संसाधन नियोजन को समझना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, नियोजन है क्या, नियोजन जो है ना, वो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भविष्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि जो काम आप करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, वही क्या हो गया, वही नियोजन हो गया, वही प्लानिंग हो गया। मान लीजिए आपको भविष्य में एक मकान लेना है और उस मकान को लेने के लिए आपको अच्छा खासा रकम चुकाना है, तो क्या करना होगा, आपको आज से ही एक प्लानिंग के तहत सेविंग करना होगा, रुपये की बचत करनी होगी, और तब धीरे 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 बचत करके तब उस समय आप मकान ले सकते हैं। तो वही क्या हो गया, वही हो गया नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं संसाधन नियोजन को। तो देखिए, संसाधन नियोजन है क्या कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या है, संसाधन है, संसाधन नियोजन है। ठीक ना, तो क्या है कि संसाधनों का एक मिनट, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या है, करना ही संसाधन नियोजन है, संसाधन नियोजन है। ठीक है, तो यदि संसाधन नियोजन को हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में संसाधन नियोजन बेहद ही अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है ना, वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर पे वेशभूषा बदल जाता है, भाषा बदल जाता है, आपको खान पान बदल जाता है। इसी प्रकार भारत में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसमें भी विविधता है। यानी किसी राज्य में
कुछ चीज की मात्रा ज्यादा है, कुछ की कमी है, किसी में ज्यादा है, किसी में कमी है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं तो देखिएगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, झारखंड ना, मध्य प्रदेश, झारखंड मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे आपको खनिज और कोयला के प्रचुर भंडार है। किसका? खनिज और कोयला, खनिज और कोयला, खनिज और कोयला के प्रचुर भंडार है। अगर बिहार की मैं बात करूं, बिहार में जब देखिएगा आप तो यहां पे आपको चूना पत्थर और पाइराइट के प्रचुर भंडार है। ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान में जब चलिएगा आप तो राजस्थान में आप पाएंगे कि वहां पे सौर ऊर्जा, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं वहां पे। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वहां पे विकसित नहीं हो पाया है। ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पे राजस्थान में ही चलेंगे तो यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। वहीं मेघालय में जब चलेंगे तो वहां पे बहुत अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। ठीक ना। तो इस प्रकार जो संसाधन भारत में है उसमें भी बहुत प्रकार से विविधता है। यानी किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में है ही नहीं, एकदम वो गरीब राज्य है। ठीक ना। तो इसीलिए भारत में इस संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमें है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक ना, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अन्य जो लेकिन लोकल स्तर पर देखा जाए तो इन तीनों के बीच में, ठीक ना, इन तीनों के बीच में स्थानीय स्तर पर लिख ही देता हूं, स्थानीय स्तर पर, यानी इन तीनों के बीच में, ठीक ना, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर, इन तीनों के बीच में समायोजन स्थापित करने के लिए, ठीक ना, और संतुलन बनाए रखने के लिए आपको भारत में क्या जरूरी है? संसाधन नियोजन बेहद ही जरूरी है। ठीक है। तो आशा है ये सारे चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक ना, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे सोशल साइंस के पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ मैथ और साइंस के भी और इंग्लिश सभी के सिलेबस को पूरा किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।